आप देख रहे हैं चार खबर, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार खबर में सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं और तो और वो अपने एक ट्वीट की वजह से मुश्किलों में घिर गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रियंका ने एक ट्वीट किया, जिस पर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे पूजा का। देखिए, बिल्कुल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा तो पूरी दुनिया में दिखता है, लेकिन बाबा के बयान भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। और लेकिन इस बार अगर बात करें तो बाबा जा रहे हैं नेपाल में कथा सुनाने। 19, 20, 21 अगस्त को बाबा नेपाल में कथा सुनाएंगे। अगली खबर आपको बताएंगी महिमा सिंह कंवर। मैं आपको खबर बताऊंगी बिहार से जुड़ी हुई। बिहार के दरभंगा में एम्स पर सियासत तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट पर तेजस्वी ने पलटवार किया तो वहीं पर सुशील मोदी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि बिहार सरकार विकास को पसंद नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत करना जानती है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगी प्रिया। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी संसदीय सीट वायनाड के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या उन्होंने कहा, आप तक जानकारी पहुंचाएंगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के बाद की करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश की सरकार पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके 50% कमीशन का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का मकसद है कि कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे के सहारे सत्ता पर काबिज हुआ जा सके, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया और अब जंग आर पार की हो गई है। की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और अब तक अलग अलग थानों में 41 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रियंका पर निशाना साधा है। इंदौर और भोपाल में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया और अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। जिस तरह प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी पर ताबड़तोड़ एक भ्रष्ट सरकार ने दबाव बनाने के लिए सत्ता का और पुलिस का दुरुपयोग कर 41 स्थानों पर एक साथ एफआईआर करवाई है, यह इस बात का प्रतीक है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। बेजा प्रेशर मेंटेन कर वह अपने आप को खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रही है। इसी के बाद बवाल बढ़ गया और प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं, बल्कि इस मुद्दे के जरिए वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को घेर रही है। कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे? उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे। जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन भगवान भरोसा करेगा। जो परसेंटेज लेते हैं उनका पूरा बखान मैंने संसद में बैठ के परसों ही कर लिया था। कृपा करके आप मेरा भाषण सुन लेना और अपने मन में और अपने दिल में और अपने दिमाग में 10 साल पहले की बातें दोबारा स्मरण करना। कौन सा साल निकला था जब देश में स्कैम नहीं होता था कांग्रेस के द्वारा, चाहे 2G स्कैम हो, सत्यम स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, कोयला का स्कैम हो। मध्य प्रदेश की जनता को आपने ये पत्र, झूठा पत्र जारी करके जो गुमराह करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, इसका कड़ा जवाब मिलेगा और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और प्रियंका गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है, आपने अपराध किया है। आपने साइबर क्राइम के अंदर भी एक दल को, उनकी भावनाओं को आहत करते हुए बदनाम करने का प्रयास किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर प्रियंका पर निशाना साधा और आरोपों को साबित करने का चैलेंज दे दिया।
कांग्रेस मध्य प्रदेश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। प्रियंका जी, आपने जो ट्वीट किए हैं उसकी प्रमाण दो, अन्यथा हमारे पास कार्रवाई के सारे विकल्प खुले हैं। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह उसने कर्नाटक में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के मुद्दे को उठाकर सत्ता हासिल की, वैसे ही यानी उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सत्ता में वापसी की जा सकती है। मध्य प्रदेश का माहौल धीरे धीरे चुनावी होता जा रहा है। ऐसे में नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला अब और तेज होगा। ये रिपोर्ट भारत 24। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भारत के साथ साथ वो नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरअसल 19 से 21 अगस्त तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल में कथा सुनाने जा रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया है। एक बार फिर से दुनिया में दिखाया बाबा ने अपना जलवा, अब नेपाल पहुंचेंगे लेकर सनातन ध्वजा, सुनाएंगे कथा, लगाएंगे दिव्य दरबार, नेपाल के भक्त दर्शन को बेकरार। अपनी कथाओं से, अपने दिव्य दरबार से और अपने चमत्कारी पर्चे से पूरी दुनिया में विख्यात हो चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा अब नेपाल में नजर आएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिनों तक नेपाल में कथा सुनाएंगे। बागेश्वर सरकार हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में धीरेन्द्र कृष्ण के नाम की चर्चा होती है। एक प्रश्न और है, गुप्त वाला, का चाहत तुम्हें भी बीमारी भाई, सबको होता है मलेरिया, तुम्हें होगा लवेरिया। खबर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नेपाल जा रहे हैं। नेपाल में वो राम कथा सुनाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले ही नेपाल को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो 19, 20 और 21 अगस्त को नेपाल दौरे पर रहेंगे। वो यहाँ राम कथा सुनाएंगे। अपने वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि करो भव्य दिव्य तैयारी, नेपाल पहले ही हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इसी उद्देश्य की कामना के लिए आ रहे हैं मुगदरधारी। नेपाल में शाश्वत धाम में अगस्त में 19, 20 एवं 21 अगस्त तक 3 दिवसीय श्री हनुमंत चरित्र सुनाने का दास को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से तो समस्त नेपाल वासियों को यह संदेश वीडियो के माध्यम से हम आमंत्रण पहुंचा रहे हैं। करो भव्य दिव्य तैयारी, आप सब नेपाल के वासियों सब तैयारी करो और हम अगस्त में आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में छिंदवाड़ा में दरबार लगाया, जिसके आयोजक कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ थे। इस दरबार में भी बाबा ने लोगों के खूब पर्चे खोले और समस्याओं का समाधान भी बताया। नेपाल के व्यवसायी वरुण चौधरी इस कथा के आयोजक हैं। बाबा के आने को लेकर नेपाल में भी लोगों में उत्साह है। अब देखना होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल में क्या बोलते हैं, क्योंकि बाबा जो कहते हैं वो सुर्खियों में आ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24। खबर बिहार से। बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। तेजस्वी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं। एम्स के लिए जमीन बिहार सरकार ने दी है, तो वहीं पर सुशील मोदी का कहना है कि बिहार सरकार को विकास पसंद ही नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ विकास का रास्ता रोकना जानती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का जरूर हिस्सा है। नीतीश के जुबान पर भले ही कुछ और हो, लेकिन हकीकत ये है कि दिल में तो उनके भी कहीं न कहीं पीएम बनने की आशाएं हिलोरे मार रही हैं। तो उधर बिहार में सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। दरअसल तेजस्वी ने मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा था और उस पत्र को सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे थे। वस्तुस्थिति ये है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दिया है और साथ ही 250 करोड़ से अधिक मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश कम से कम सत्य और तथ्य की अपेक्षा करता है, लेकिन उन्होंने सफेद झूठ बोला है। तेजस्वी ने इस ट्वीट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए तेजस्वी और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। प्रिय तेजस्वी जी, मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नियत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दे दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी।
विवाद यही नहीं थमा, दरभंगा एम्स को लेकर वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। तेजस्वी बीजेपी पर हमलावर हुए तो राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार दरभंगा के विकास को अटका रही है। एम्स और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नीतीश सरकार लटका रही है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना भी अब टूट चुका है। हमने उनका वक्तव्य सुना, भाषण सुना, और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। नीतीश जी ने पहले कहा कि वर्तमान जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है उसी को अपग्रेड कर दीजिए, केंद्र उसके लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में हम 200 एकड़ जमीन देंगे, 80 एकड़ जमीन ट्रांसफर भी कर दिया, डायरेक्टर की नियुक्ति भी हो गई, सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और तब अचानक एक रात उनको लगा और तब तो गठबंधन टूट गया, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर की जमीन देने के बजाय एक गड्ढे वाली जमीन देने के लिए तैयार हो गए, जहाँ 20 फीट गड्ढा रहता है, 20 फीट जहाँ पानी भरा रहता है। केंद्र से टीम आई थी और उसने पाया कि ये जगह उपयुक्त नहीं है 7 मंजिला भवन बनाने के लिए। तो देखिए, नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि कोई एम्स बने, कोई विक्रमशिला विश्वविद्यालय बने, कोई सड़क की परियोजनाएं लागू हो, क्योंकि लोग तब श्रेय मिलेगा नरेंद्र मोदी को। तो वो श्रेय नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी को मिले। दरअसल हावड़ा में पंचायती राज सम्मेलन से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा था कि झारखंड के देवघर से लेकर बिहार के दरभंगा तक प्लानिंग के साथ नए एम्स खोले गए हैं। इसी स्टेटमेंट को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था, जिस पर अब बिहार में बयानों की बाढ़ आ गई है और सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं लोकसभा की सदस्यता वापस मिलने के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और यहां भी उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया। राहुल ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे, जहां राहुल का जोरदार स्वागत हुआ। आज राहुल के दौरे का दूसरा दिन है। शनिवार को वायनाड के कलपेट्टा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का स्वागत किया। मौके पर राहुल ने कहा कि मैं मणिपुर की घटना को, वहां के लोगों के दर्द को कभी नहीं भूल सकता। राहुल ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ये नहीं समझ सकते कि परिवार क्या होता है, परिवार का दर्द क्या होता है। There is blood everywhere. There is murder everywhere. There is rape everywhere. That is the situation in Manipur. And yes, a few days ago, I sat in Parliament watching the Prime Minister speak. He spoke for 2 hours, 13 minutes. He laughed, he joked, he smiled, his cabinet laughed, his cabinet joked, his cabinet smiled. राहुल गांधी ने अपने 2 दिनों के इस दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो कांग्रेसियों में भी अपने सांसद के स्वागत की होड़ देखने को मिली। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर पीएम मोदी 4 महीने तक मणिपुर क्यों नहीं गए। बीजेपी की नीतियों ने मणिपुर के हजारों लोगों को बर्बाद किया है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम मणिपुर में शांति वापस लाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी सांसदी जाने के 16 दिन बाद 10 अप्रैल 2023 को वायनाड गए थे। तब उन्होंने यहां जनसभा में कहा था कि मेरी संसद की सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया गया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जेल में भी डाल दें, फिर भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।